जय हिंद फ्रेंड्स। तो घटना चक्र की सीरीज़ में जो हमारा घटना चक्र में इंडियन ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया था और इसमें ओनली टफ क्वेश्चन को हमें देखना है। जो स्टेटमेंट वाले मैच दी फॉलोइंग, कथन, कारण और कौन से सही है कौन से गलत है, ऐसे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन मैं टोटली स्किप कर रही हूँ क्योंकि अगर किसी ने घटना चक्र 1 से 2 बार अच्छे से किया है तो वन लाइनर वैसे याद हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं उसको मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है जलवायु। उसमें भी पहला जो यूनिट है वो है मानसून। मानसून में हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें टफ में। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण कह रहा है कि उच्च हिमालय से उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। भारत एक मूलतः मानसूनी देश है और उच्च हिमालय जो है उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है कि हाँ, जो मानसूनी देश है साथ में जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। इसका हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि भारत मूलतः मानसूनी देश है और जहाँ की जलवायु में मानसून जलवायु लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। अतः ये तो सही है। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने में विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून को भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही यह मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह रक्षा भी करता है। इस प्रकार यह दो भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कथन कारण का ही है। कथन दिया हुआ है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। कारण है कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो ये जो है ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, क्योंकि देखिए भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, परंतु भारत, तो इसका आंसर क्या है? बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों? तो देखिए जो भारत है वो, भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला देश है। भारत की जलवायु ऐसी है, लेकिन भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, तो ये गलत है क्योंकि जो भारत है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। तो कथन तो सही दिया है लेकिन इसका कारण जो है वो गलत है। ठीक है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे टफ क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिणी भारत से क्या उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो क्या सही है? तो हाँ, दोनों सही है। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती रहती है, अवधि कम हो जाती है, और दक्षिण भारत में मानसून जो है वो जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लेता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत से जल्दी पलायन करती हैं। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो ये दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए हैं, कौन सा सही है? जैसे दिया हुआ है कि आईओडी जो परिघटना है, इंडियन ओशन डाइपोल की जो परिघटना है वो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित है। और फिर दिया है कि आईओडी जो है इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा कि जो ये है एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। पहला जो दिया है वो गलत है। क्योंकि देखिए आईओडी की परिघटना जो है जो इंडियन ओशन डाइपोल है, जो भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है, यह समुद्री सतह के तापमान अनियमित दोलन परिणाम जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर
क्या दिया है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, पूर्वी हिंद महासागर। देखिए, और यहाँ क्या कह रहा है कि जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का जो तापमान होता है वो प्रकांतरोत्तर पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा जो होता है वो क्या होता है, तो गर्म व ठंडा हो जाता है। पूर्वी की अपेक्षा क्या हो जाता है, गर्म और ठंडा हो जाता है। तो इसलिए कथन गलत है और परिघटना वाला सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, कि ये दिया 21 नंबर कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 2 और 4। कोच्चि और तेजपुर में जो है वो आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। कोच्चि और तेजपुर में आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा जो है वो अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। मानसून का निर्वर्तन जो है इंगित होता है किसमें, तो साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पे पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं, पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं। उसके बाद दिया है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहंतियां पछुआ हवाओं के भाग हैं। क्या है, तो पछुआ हवाओं के भाग है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें दिया है केवल 2 सही है, केवल 2 इसमें सही दिया है। देखते हैं क्यों, क्योंकि देखिए भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली जो आर्द्र वायु सहंतियां पछुआ हवाओं के भाग हैं, ये सही है। लेकिन पहला क्यों गलत है, कि कह रहा है कि सामान्यतः 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती हैं। और पछुआ पवनें क्या करती हैं, तो चलती हैं उपोष्ण वायुदाब कटिबंध एवं उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को क्या कहते हैं, पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के ही भाग हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित होती हैं एवं वर्षा कराती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पछुआ हवाएं कहलाती हैं। तो इसमें है दिया हुआ है पूरे वर्ष, मतलब यहाँ पे जो ये कथन गलत दिया है ना, इसका ये ऐसे जैसे यहाँ पे दिया है ना कि अक्षांशों के बीच बहने वाली जो हवाएं होती हैं इसे पछुआ पवन कह रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली जो पश्चिमी पवनें होती हैं उन्हें पछुआ पवन कहते हैं। तो इसलिए हमारा पहला जो है वो गलत है और बाकी दूसरा सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियों, दक्षिणी पश्चिम हवाओं के समांतर अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 डी ऑप्शन, कि कुछ स्थान पर संवहनीय धाराएं की उत्पत्ति होती है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर हैं, तो ये दोनों गलत है। ठीक है, अति तीव्रगामी जो पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ केवल 1 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं कि मई जून माह में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। इन लू के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तेजी से हवा उठती है और उठकर आती है जो अपने साथ धूल भरी आंधियां लाती हैं। अतः कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। और राजस्थान में मई जून माह में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है।
और इसमें देखिए तो मतलब केवल वन सही है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती है, अतः मानसून पवन सीधी निकल जाती है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि अरावली पहाड़ियाँ जो होती है दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम अनुसार बताइए निम्न ऋतु को। तो देखिए बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। पहले क्या आएगा, तो पहले आएगा बसंत ऋतु। बसंत ऋतु के बाद आता है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के बाद आएगा ग्रीष्म ऋतु, और पहले बसंत फिर ग्रीष्म, और ग्रीष्म के बाद आएगा वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु। पहले बसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, उसके बाद शरद ऋतु। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर देखते हैं वर्षा से, वर्षा से कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, टफ क्वेश्चन इसमें भी ढूंढेंगे ही, वन लाइनर नहीं। तो इसमें सारे वन लाइनर फैक्ट ही दिए हुए हैं। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती मिलेगी। तो इसमें क्या सही है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी जो वर्षा है वो घटती हुई मिलेगी। तो ए तो सही है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ता है तो आर्द्रताधारी मानसूनी पवन को ऊंची जाती मिलेगी। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। इसका दिया है, देखिए गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मानसूनी वर्षा घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा जो है वो बढ़ती जाती है। पश्चिम की ओर पंजाब के मैदानों में औसत वार्षिक वर्षा 600 मिलीमीटर होती है, वहीं पूर्व में गंगा के मैदान में 1500 मिलीमीटर तक होती है। गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता क्रमशः कम होती है जाएगी, फलस्वरूप पवनी ऊंचाई की ओर जाती मिलेंगी। मानसूनी पवनों को आर्द्रता वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जलवायु परिस्थितियां व कारण। जलवायु परिस्थितियां व कारण देखेंगे तो इसमें दिया है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। इसका कारण क्या है, तो अक्षांश कारण है। ठीक है, हिमालय में हिमपात, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हिमालय में हिमपात जो है, हिमालय में हिमपात, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दूसरा तुंगता। हिमालय में हिमपात तुंगता। और कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, इसका क्या कारण है, तो अक्षांश है, और हिमालय में हिमपात तुंगता है। फिर पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है समुद्र से दूरी। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती है क्योंकि समुद्र से दूरी है। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। तो डी का क्या हो जाएगा, तो डी का 3 हो जाएगा पश्चिमी दाब। डी का 3 पश्चिमी दाब। देखिए अब एक बार मिलाते हैं, कलकत्ता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है क्योंकि अक्षांश इसका कारण है। हिमालय में हिमपात है तो तुंगता के कारण। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है क्योंकि समुद्र से दूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखेंगे भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है क्या, मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। तो डी इसमें जो है वो सही हो जाएगा कि भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है ये मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों तंत्र की स्थापना। और फिर नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो इसमें क्या सही है, तो इसमें ए 8 दोनों सही है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, तो इसमें ए आर दोनों सही है। कि यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तथा भारत के अधिकतर मार्ग में वर्षा साल के 4 महीने में ही होना इसका मुख्य कारण होता है। भारत के अधिकतर भाग में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। तो देखिए यहाँ दिया ना कि अधिकतर भागों में वर्षा 4 महीनों में ही होना इसका मुख्य कारण है। अधिकांश समय तक मौसमी नदियाँ में परिवहन योग्य जल का भाव रहता है और अतः कथन कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका व्याख्या भी करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे शीतकालीन वर्षा, हमारा चैप्टर है, इसमें हम क्वेश्चन ढूंढेंगे ओनली
टफ क्वेश्चन। देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो क्या ये सही है? भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है और जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। ए और बी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए, जो भारत का उत्तरी मैदानों में जाड़ों में जो कुछ वर्षा होती है लेकिन सक्रिय नहीं होता है, तो हमें कुछ ना इसमें की पॉइंट रखना है जिससे हम पता लगा लें कि इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए, कुछ वर्षा तो होगी लेकिन वो सक्रिय नहीं होगा, ऐसे याद कर लीजिए। मतलब सक्रिय होती है, बस याद करने के लिए मैं कह रही हूँ कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है और जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, लेकिन हमें नहीं याद रखना है ना, तो समझिए नहीं होता है, बस याद करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाले प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। तो इसमें क्या सही है? तो ए सही है, परंतु आर गलत है। अब ए सही है, आर क्यों गलत है? प्रतिचक्रवाती स्थितियां जो है वो शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। तो ये तो चलो सही है। आर क्यों गलत है? क्योंकि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवर्तीय स्थितियां पैदा होती हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रतिचक्रवाती दशा मौजूद रहती है और यहाँ के क्या कह रहा है कि प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं, तो मतलब कारण गलत है। तो सी ऑप्शन जो है ये सही है, ये सही है। अब देखिए, जिसका शीतकाल के वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब हम आ गए चैप्टर अपना प्राकृतिक आपदाओं पे। इसमें हम देखेंगे घटना चक्र बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जितना भी मतलब वन लाइनर फैक्ट को छोड़ के ना, कथन कारण वाले और मैच दी फॉलोइंग, ये सारे जब ऑलरेडी वीडियो में कंप्लीट रहेंगे तो फिर घटना चक्र उठाने में बहुत इजी लगेगा। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया है 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया है कि बाढ़ का जो है बी ऑप्शन इसमें देखेंगे। बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में बाढ़ आता है। भूकंप, तो भूकंप हिमालय के गिरिपाद के क्षेत्र में आता है। उसके बाद सूखा, मध्य पूर्वी भारत में सूखा पड़ता है। और चक्रवात, तो झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा में चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमानों पर खनन कार्य हुआ है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ए आर दोनों से ये व्याख्या भी करता है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि तो हुई है और इसका प्रमुख कारण यही है कि भूकंपों मतलब बहुत ज़्यादा खनन वहाँ पे हुआ है। जैसे कि सड़क एवं बांध बनाने, जैसे मानवीय क्रियाकलापों को बढ़ाना, यहाँ सड़क बांध निर्माण करना, खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिनके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण आता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम पढ़ लेते हैं कि देखिए, बंगाल की खाड़ी में ना अधिक ताप के कारण बने निम्न ताप के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अधिक चक्रवात। यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हैं, अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण से उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका का तथा मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात जो होते हैं वो आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल जो है जून से सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होता है। मानसून पश्चात दक्षिण व एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। अतः जो है हमारा कथन ए सही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी अधिक गर्मी का कारण है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ए आर दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता है। इसको हम देखेंगे कि जैसे पश्चिमी
तट की तुलना में पूर्वी तट जो है चक्रवातों से अधिक प्रवाहित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात जो है वो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमने के कारण लगभग संपूर्ण तट को ही प्रभावित करते हैं। भारत का पूर्वी तट जो है वो उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं की मेखला में स्थित है, अतः कारण भी सही है। लेकिन ये क्या करता है ना, हमें याद रखना है कि मतलब पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित है और यहाँ अधिक प्रभावित है, तो नहीं, यहाँ पे हमको याद रखना है कि हम माइंड में रखेंगे कि व्याख्या नहीं करता है, मतलब कह तो सही रहा है लेकिन इसकी बातों को कोई समझ नहीं रहा है, नहीं। फिर है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कारण कह रहा है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रंशस्थल पर अवस्थित है और जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो क्या ये सही है? हाँ, ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ऐसे देखेंगे कि जो भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार था कि कोयना बांध के नीचे एक भ्रंश जोन जलाशय के जल भराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है। तो मतलब यही है कि भविष्य में क्या कर रहा है, अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जल भराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है। और कोयना बांध एक पुराने भ्रंशस्थल पर अवस्थित है और ये देखिए सीधे स्टेटमेंट दिया है, जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए आर दोनों सही और व्याख्या भी करता है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। तो पिछले 2 दशकों में क्या हुआ है, उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, तो ये तो सही है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि गाद के निक्षेपण के कारण नदियाँ घाटियों की गहराई कम हो गई। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। भाई गहराई कम हो गई है तो सही है और व्याख्या भी कर रहा है। जहाँ पे अगर नहीं रहेगा ना, व्याख्या नहीं करता, उसको मैं इतना अच्छे से मतलब डिस्कस कर दूंगी ताकि वो गलती ना हो। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। प्राकृतिक आपदा, देखिए रिपीट क्वेश्चन हुआ है। बाढ़ कहाँ आते हैं? उत्तर प्रदेश एवं बिहार में आते हैं। भूकंप कहाँ आता है? तो भूकंप जो है हिमालय क्षेत्र में आता है। सूखा कहाँ पड़ता है? पश्चिम एवं मध्य भारत के क्षेत्र में। और सुनामी कहाँ आती है? तो भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र जो है वहाँ सुनामी आती है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो लेसन आया है वो है मिट्टियाँ। मिट्टियों में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है काली मिट्टी के बारे में। इससे भी बनने वाले जितने टफ क्वेश्चन है उसको हम यही निपटाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। क्या ये सही है? तो देखिए सी ऑप्शन में कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होता है, ये गलत है। देखिए दक्कन ट्राइब की काली मिट्टियाँ को रेगुर के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती हैं। इनमें देखिए इनमें जो है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता मतलब कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है जैविक पदार्थ, इसकी जो है कमी पाई जाती है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि दक्षिणी ट्रैप की जो मिट्टियाँ होती हैं उसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ये गलत है। ह्यूमस की प्रचुर मात्रा नहीं, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। प्रचुर मात्रा लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की पाई जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या ये सही है? तो इसका भी सी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा क्वेश्चन ए सही है परंतु आर गलत है। जो काली मिट्टी होती है ना वो तीव्र जल धारण की क्षमता की होती है और ये भीगने पर न ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अंकुचित और दरार युक्त हो जाती है, इसलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसे कहा जाता है। यह मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है और इस मिट्टी का जो रंग होता है वो गहरा काला होता है। यह हल्का काला या चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थ मतलब कि जो ह्यूमस है उसकी कमी पाई जाती है। यही रेगुर मिट्टी है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं कपास की खेती के लिए। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे काली मिट्टी जो है कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है और इसमें नाइट्रोजन और जैव मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, गलत है। अभी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं
यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। काली मिट्टी का स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो रेगुर कहा जाता है। और सॉरी, काली मिट्टी यहाँ निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, इसमें दिया हुआ है कौन सा सही नहीं है। तो जैसे देखिए, काली मिट्टी का जो स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत आवश्यक होती है। उसके बाद भी कह रहा है कि क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, तो ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। लेकिन डी गलत है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है और इसमें जल धारण क्षमता जो होती है वो उच्च होती है। इसमें लौहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में ये नहीं पाई जाती हैं। सेकंड हमारा जो है वो है लेटराइट मिट्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। लेटराइट मिट्टी साधारणतः कैसी होती हैं, लाल रंग की होती हैं, तो पहला तो मतलब सही है। उसके बाद कह रहा है कि वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, ये गलत है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास होता है, ये भी गलत है। ठीक, उसके बाद इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, तो ये सही है। तो लेटराइट मिट्टी में काजू और टेपियोका की अच्छी उपज होती है, तो पहला और चौथा सही है। बाकी पढ़ते हैं कि लेटराइट मिट्टी का जो लाल रंग होता है वह लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियाँ समानतः लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं। किससे? लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। अभी हमने काली मिट्टी में भी देखा कि वहाँ पे भी किसकी जैविक पदार्थों की कमी हो रही थी, और यहाँ पे भी लेकिन वहाँ नाइट्रोजन, पोटास की प्रचुर मात्रा थी, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। और इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र एवं मेघालय में पाया जाता है। केरल, महाराष्ट्र एवं मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ होती हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश में गलत है, और नाइट्रोजन और पोटास की समृद्धि नहीं, कमी होती है। और इसमें कह रहा है कि केरल, महाराष्ट्र और मेघालय में पाई जाती हैं, और ये प्रायः उर्वरता वाली मिट्टियाँ होती हैं, किंतु उर्वरक के प्रयोग में इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, काजू की आदि की कृषि की जाती है। उसके बाद है भारत की जो लेटराइट मृदा के संदर्भ में, लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटराइट मृदा जैविक ह्यूमस से समृद्ध होती है, गलत है। जैविक ह्यूमस की मात्रा कम होती है। वह पश्चिम बंगाल, असम व ओडिशा में पाई जाती है। दूसरा तो वैसे ही गलत है, डी। इसमें सत्य केवल 1 है। देखिए, क्योंकि लेटराइट मृदा जो है मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु विशिष्ट मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र उपलाक्षण क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, परंतु इस मृदा की उर्वरता कम होती है, अर्थात इनमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर पठार आदि क्षेत्रों में, मेघालय में भी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र के उसके कुल क्षेत्रफल की प्रतिशतता कम है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लेटराइट प्रकार की है। तो इसमें क्या सही है, क्या गलत है? तो देखिए, इसमें है ए सही है, किंतु आर गलत है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र में इसका कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, तो ये तो सही है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला मतलब कि लेटराइट प्रकार की है। तो देखिए, इसमें क्या है ना, ये सही है, आर गलत है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल का प्रश्नकाल में पश्चिम बंगाल शुद्ध रोपित क्षेत्र था, लगभग 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश जो है वो जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे प्रश्नकाल के समय जो था तो ए सही है। अब कह रहा है लेटराइट मिट्टी जो है वो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन से निर्मित होती है। यह भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे से भाग में, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में, मेघालय के उत्तरी भाग में तथा पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश
का अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट नहीं, इसलिए जो है आर सही नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। तो इसका हम देखेंगे कि उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटास और चूना की कमी पाई जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, इसमें जो दिया है कि इस मिट्टी की कौन सा कथन सही है, इस मिट्टी की फॉस्फेरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें फॉस्फोरिक एसिड जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। पढ़ते हैं इसके बारे में कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अभी हमने देखा कि जो जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम शोध के अनुसार भारत में 33.5% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अम्लीय मिट्टी का स्थानीय रूप है और रेअथुर, चौपान, ऊसर, कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है इसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन सी ऑप्शन भी मुझे सही लग रहा है, क्योंकि देखिए यह मिट्टी रेअथुर, चौपान जैसे नामों से जानी जाती है और यहाँ पे भी तो यही दिया है कि अम्लीय मिट्टी को सॉरी जलोढ़ मिट्टी को नहीं, ये जो दिया है ना ये अम्लीय मिट्टी के बारे में दिया है कि अम्लीय मिट्टी को किन इन नामों से जाना जाता है। मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, टफ ढूंढते हैं कौन सा है, कि अब हम आ गए मिट्टी विविध पे। जैसे मिट्टियों के बारे में दिया हुआ है जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र क्या है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। और मरुस्थलीय राजस्थान में। उसके बाद फिर नेक्स्ट आरओ का क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो क्या ये सही है, डी ऑप्शन होगा। ए गलत है परंतु आर सही है कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव होता है, जबकि हिमालय का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के बारे में हम पढ़ेंगे। दिया है कि ऊसर मिट्टी के संबंध में चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जाती है। तो क्या ये सही है, देखते हैं इसमें। राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। कौन कौन सा, कि इसका जो पीएच मान 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल जो है वो उगाई जाती है। लेकिन ये जो दिया है कि चूने का प्रयोग, इसमें दिया है जो चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, इसको हम पढ़ते हैं कि ऊसर मिट्टी का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में जीवांश, नाइट्रोजन और जिंक की भारी कमी होती है। ऊसर मिट्टी में किसकी कमी होती है, जीवांश, नाइट्रोजन और जिंक की। इसके उपचार के लिए पायराइट, जिप्सम और ढैंचा की हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की भूमि को ऊसर सहनशील धान की प्रजाति जैसे नरेंद्र शंकर ऊसर धान 1 और ऊसर धान 2 आदि उगाया जाता है। चूने का प्रयोग करके ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब देखिए चूने का प्रयोग करके ना सुधारा जाता है, लेकिन ऊसर मिट्टी को नहीं, अम्लीय मिट्टी को उभारा जाता है, इसलिए हमारा पहला गलत था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कथन कारण का देखिए क्वेश्चन दिया, नहीं 9 नंबर, मृदा का लवड़ी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। यह कुछ मृदाओं
को अपारगम्य बना देता है। तो इसका जो हो जाएगा, यह कुछ मृदाओं को क्या करता है, तो अपारगम्य बना देता है। उसके बाद हमारा मृदा अपरदन एवं सुधार टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि कौन से टफ क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए इसमें बना हुआ है यही 5 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का सही क्रम पहचानिए। पहले मतलब सही क्रम इसमें बताना है कि आप मृदा अपरदन की प्रक्रियाओं में क्या है। तो ए ऑप्शन है, देखिए आश्फाल अपरदन होता है, उसके बाद परत अपरदन, आश्फाल अपरदन, फिर परत अपरदन, उसके बाद रेल अपरदन, अवनलिका अपरदन। आश्फाल अपरदन, परत अपरदन, रेल अपरदन, अवनलिका अपरदन, फिर धारा चैनल अपरदन। कौन कौन सा है, आश्फाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनलिका अपरदन, धारा चैनल अपरदन। तो इसमें तो पहला दिया है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ट्रिक से कर देती हूँ, ट्रिक से नहीं रिलेट कर देती हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन सेम आ जाएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे हो जाएगा। आसफाल अपरदन दिया है, तो देखिए आसफाल से हम ऐसे करेंगे ना कि जब भी किसी चीज़ में जैसे औरतें होती हैं ना फाल लगाती हैं, तो फाल बिछा के परत सही करते हैं, उसके बाद रील से धागा निकालते हैं और उसे किसमें, नलिका में डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो गया, पहले फाल बिछा के परत सही करेंगे, फिर रील से धागा निकाल के नलिका में डालेंगे और नली में डालेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा। आश्फाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और अवनलिका अपरदन। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा शस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग। उसके बाद दिया है वायुरोध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये शस्यावर्तन सही है, फसलों का हेरफेर, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग सही है तीसरा, और वायुरोध चौथा सही है। 1, 3, 4 सही है। उसके बाद दिया भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है। मृदा अपक्षय जो संरचना है, समस्या है, किससे संबंधित है, तो बी है केवल 2 से, वनोन्मूलन से। तो देखिए भारत के जिन क्षेत्रों में वनोन्मूलन या वनस्पतियों का नाश किया गया है वहाँ मृदा अपरदन बहुत ही अधिक हो रहा है। इसका कारण यह है कि पेड़ पौधों की जड़ें जो हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के जकड़े रहती हैं, जिससे जल तथा वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ों के तने पानी के बहाव की गति को कम कर देते हैं। स्थानांतरण कृषि से वनों का नाश होता है और मिट्टी कट जाती है। वेदिका कृषि जो है वो मृदा अपक्षय की समस्याओं से संबंधित नहीं है। उष्णकटिबंधीय जलवायु भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसीलिए वेदिका कृषि यहाँ पे गलत मतलब नहीं है, सही उत्तर में नहीं रहेगा। और उष्णकटिबंधीय क्योंकि वेदिका कृषि का भी संबंध नहीं है और उष्ण का भी नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट स्टार्ट होता है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, इसके टफ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि हिमालय की जो पहाड़ी है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो इसमें क्या क्या सही है, कौन कौन से कारण से जो वनस्पति में परिवर्तन आता है, कौन कौन से कारण इसके हैं। तो जैसे इसमें दिया है तापमान में गिरावट, तो ये कारण है, हाँ सही है। फिर है वर्षा में बदलाव, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है तीसरा मिट्टी को अनुपजाऊ होना, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही है। तेज़ हवा गलत है, ये नहीं होगा। और इसमें हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा दिया हुआ है। देखिए जब भी हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता जाता है, साथ ही जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के मुख्य कारणों में है जैसे कि ऊंचाई है, तापमान में गिरावट है, वर्षा में परिवर्तन है, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना, हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त जो ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर, IAS प्री 1995 का है। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण है, क्या कारण है, तो बी ऑप्शन होगा। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना,
इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कि एंटीलोपो, आईएएस प्री 2012 का क्वेश्चन है, एंटीलोपो, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो देखिए, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित, जबकि चीरू जो है वो ठंडे व उच्च पर्वतीय घास के मैदान अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ऑरिक्स क्या है? तो गर्म और शुष्क में, और चीरू क्या है? ठंडे उच्च पर्वतीय घास में। उसके बाद सुमेल कीजिए दिया है, सागौन, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सागौन का मध्य भारत में, सागौन कहाँ पे पाया जाता है? मध्य भारत में। देवदार कहाँ पाया जाता है? हिमालय के उच्च क्षेत्र में। सुंदरी, सुंदरी सुंदरवन में, और सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में। सागौन मध्य भारत, देव हमें कहाँ मिलेंगे? हिमालय पे, सुंदरी सुंदरवन, सिनकोना हिमालय की तराई क्षेत्र में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है? तो डी, सुंदरी पश्चिम बंगाल सही सुमेलित है। उसके बाद वन प्रकार और प्रदेश दिया है, जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, तो ए का इसमें ए का उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई में, उष्णकटिबंधीय शुष्क, तो देखिए आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, तो भाई आर्द्र पर्णपाती के बारे में कह रहा है तो तराई, और अगर वही शुष्क तो देखिए आर्द्र है, ठीक है। मतलब कि लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे कि ना आर्द्र ठंडा, आर्द्र से हम ठंडा पकड़ेंगे, और मतलब जब किसी को प्यास लगता है तो लोग बोलते हैं कि एकदम मतलब तरासे हुए हैं, तो पानी पी के वो इंसान जो तरास मिटा सकता है, तो आर्द्र से तराई हो गया, आर्द्र पर्णपाती तराई में, और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, तो शुष्क से हो जाएगा मध्य गंगा मैदान में, शुष्क से हो जाएगा मध्य गंगा मैदान में, शुष्क से मध्य गंगा मैदान। और अल्पाइन कहाँ से हो जाएगा? तो सी का वन, अल्पाइन, अल्प बुद्धि है अरुण की, अरुणाचल प्रदेश, सी का वन हो जाएगा। अल्प बुद्धि किसकी है? अरुणाचल की। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भाई सदाबहार वन अगर रहे तो हृदय अच्छा हो जाता है, तो हाद्री से हृदय आ रहा है तो सहाद्री हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन का इसमें क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन ये हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति ये राजस्थान में, सी का क्या हो जाएगा? नहीं, कच्छ वनस्पति कहाँ पे है? तो सुंदरवन में है। देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली है, शंकु वन कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है, कच्छ वनस्पति कहाँ पे है? तो सुंदरवन में है, और पतझड़ वन कहाँ पे है? तो पतझड़ वन राजस्थान में होगा। अब तो समझ में आएगा, उष्णकटिबंधीय तो साइलेंट है, उष्ण मतलब रुष्ण गए हैं, वन में बैठे हैं तो साइलेंट है, शंकु, शंकु जो हिमालय बर्फबारी होता है तो उसका शंकु बनाते हैं, और कच्छ सुंदरवन मतलब कच्छा जो होता है, क्लास जो होता है उसको सुंदरवन में बनाएंगे, पतझड़ राजस्थान में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कच्छ वनस्पति और राज्य के बारे में दिया हुआ है। अचरा, आईएएस प्री 2002 का क्वेश्चन है। अचरा रत्नागिरी, अचरा रत्नागिरी जो है ये कहाँ पे है? अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में। कुड़ापुर, कुड़ापुर कहाँ पे है? तो कर्नाटक में, कुड़ापुर कर्नाटक। पिचवरम, पिचवरम कहाँ पे है? तो पिचवरम तमिलनाडु में है। वेम्बनाड, वेम्बनाड केरल में है, वेम्बनाड केरल। अचरा रत्नागिरी, अचरा रत्नागिरी रिलेट कर लेते हैं, अचरा रत्नागिरी, तो रत्न कहाँ गिरता है? तो महाराष्ट्र में रत्न गिरता है। कुड़ापुर, तो कूड़ा के लिए नाटक होती है तो कर्नाटक। पिचवरम, पिंच कर रहे हो तो मिलो, तू मिल, पिंच करोगे तो तू मिल। और वेम्बनाड, तो वेम्बनाड वैसे ही केरल पता चल रहा है, नहीं केरल में भी कन्फ्यूजन, वेम्बनाड तो बम्बू बड़े बड़े केरल में मिलते हैं, ऐसे याद करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, कौन सा निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, तो ये तो सही है। भीतरकनिका उड़ीसा भी सही है। पिचवरम तमिलनाडु सही है। पिंच करोगे तो मिलोगे तो मारेंगे तो तमिलनाडु हो गया। वेम्बनाड, बड़े बड़े बम्बू कहाँ पाए जाते हैं? केरल में, तो कर्नाटक दिया है तो डी ऑप्शन गलत होगा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है, कहाँ पे है? असम और केरल में है, असम और केरल में। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट अब देखना है सिंचाई एवं नहरें, सिंचाई एवं नहरें का जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियोस कवर करेंगे। थैंक्स फॉर